हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सिमरन कौर एंड आज मैं आप लोगों के 2 चैप्टर्स हिस्ट्री के वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर लूंगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं दोनों चैप्टर्स में से आएंगे और सबसे टफ है। तो हिस्ट्री का एक ही वीडियो में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्रिंट कल्चर, मॉडर्न वर्ल्ड और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। वन वीडियो में हम जो मेन 2 चैप्टर्स हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये फिनिश करेंगे। पहले हम आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ नेशन, की एक ऐसी फीलिंग कि हम एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये हमारा नेशन है। ठीक है। अब इंडिया पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, है ना। तो अब इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। इसका मतलब था कि वो पीरियड जब इंडियंस के अंदर ये फीलिंग आई कि हमें इन ब्रिटिशर्स को निकालना है। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी इंडिया में है कि अब ये जो हम इंडिया किसी की कॉलोनी है, किसी के रूल के अंडर है, इसको भी हटाना है। तो अब हम ये पूरी स्टोरी समझेंगे कि कैसे ये फीलिंग जनरेट हुई लोगों में और कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकाल दिया। तो स्टार्टिंग होती है इसकी एक स्टोरी के साथ। तो हम प्यारी सी स्टोरी समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 के बीच में। जब भी कोई वॉर होती है तो उससे कंट्री को लॉस तो होता ही है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुई थी 2 पावर्स के बीच में। एक थी एक्सेस पावर्स और एक थी अलाइड पावर्स। एक्सेस पावर्स में जर्मनी, इटली, जापान ये सब थे और अलाइड पावर्स में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये 3 कंट्रीज थी। तो 1913 से 1916 तक ये हमारी अलाइड पावर्स हार रही थी। फिर 1917 में अलाइड पावर्स को यूएसए ने ज्वाइन कर लिया, तो अलाइड पावर्स जीत गई। तो अब अलाइड पावर्स में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंसेप्ट था, इसको हम साइड करते हैं। तो जब वॉर चल रही थी तो उसमें क्या हुआ? अब वॉर में ब्रिटिशर्स यानी इंग्लैंड वालों को नुकसान हो रहा है। वो जो भी नुकसान फेस कर रहे थे वो इंडियंस को भी फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि हम अभी उनके रूल के अंडर है। इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो क्या क्या नुकसान इंडियंस ने फेस करे? सबसे पहला तो शॉर्टेज ऑफ फूड इंडिया में हो गई, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो सारा का सारा प्रोडक्शन आर्मी के क्लोथ्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए करने लग गई। जो भी सामान ब्रिटेन से इंडिया में आता था वो भी आना बंद हो गया। दूसरी चीज क्या हुई? फोर्स रिक्रूटमेंट इन द ब्रिटिश आर्मी, यानी इंडियंस को फोर्सफुली आर्मी में भेजा जाता था कि जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ो, हमारी साइड से लड़ो, जिससे विलेजर्स के अंदर एक गुस्सा आ गया। और उसी बीच 1921 का टाइम था जब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इंडिया में आया। जैसे कोविड इंडिया में आया ना, वैसे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इंडिया में आ गया, जिसकी वजह से और भुखमरी फैल गई। तो इंडियंस वर इन अ रेज, गुस्से में थे, ब्रिटिशर्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि हमें आर्मी में फोर्सफुली डाला जा रहा है, क्रॉप्स नहीं है। और विंटर सीजन में जब क्रॉप्स और खराब हो जाती थी तो लोग भूखे मर रहे थे। सो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक तरीके का गुस्सा लोगों में था। अब हम आते हैं गांधी जी पर। तो 1915 जनवरी में गांधी जी इंडिया वापस आए। गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे साउथ अफ्रीकन पर, और वहां पर एक पॉलिसी चलाते थे वो अपार्थाइड की, कि वो ब्लैक पीपल हैं तो उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो उस चीज से लड़कर गांधी जी मतलब वहां पर वो पढ़ने के लिए गए थे। अब वहां से जब वो वापस आए 1915 में, तो उन्होंने इंडिया की सिचुएशन को देखा। तो उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंस की लड़ाई। जब आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज के अगेंस्ट, कि बिल्कुल हिंसा नहीं फैलनी चाहिए, आप धरने पे बैठो या ऐसे कोई भी प्रैक्टिसेस फॉलो करके जब आप लड़ते हो, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से ही हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। क्योंकि हमने वेपन्स के साथ भी लड़के देख लिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 पहली लड़ाई जो हुई थी आजादी की। तो अब हमने क्या सोचा, गांधी जी ने कहा कि अब हमें शांति से लड़ना है, क्योंकि हमारे पास इतने वेपन्स नहीं है, हमें सत्याग्रह के थ्रू लड़ना चाहिए। अब वो आते ही पूरी कंट्री पर सत्याग्रह तो लॉन्च नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे एरियाज में सत्याग्रह लॉन्च करे। 1916 में बिहार के चंपारण सिटी में उन्होंने पहला सत्याग्रह लॉन्च करा। और वो किस लिए था? वहां पर फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि इंडिगो को उगाओ। इंडिगो एक तरीके की क्रॉप होती है जो कि सॉइल को भी खराब कर देती है और एक तरीके का डाई है। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह लॉन्च किया। 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है, वहां पर एक सत्याग्रह लॉन्च करा। और 1918 में अहमदाबाद के कॉटन फैक्ट्री में वर्कर्स थे, उनके लिए एक सत्याग्रह लॉन्च किया कि इनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करो। तो अब जब 1916, 17, 18 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव सत्याग्रह लॉन्च करने के बाद 1919 में गांधी जी ने सोचा कि हमें एक कंट्री वाइड सत्याग्रह लॉन्च करना चाहिए। तो 1919 में क्या हुआ?
1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेट एक्ट पास किया था। अब ये जो रॉलेट एक्ट था, इस रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, दो चीजें इंट्रोड्यूस करी कि पहला कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा या कोई भी ऐसा पर्सन होगा, उसको हम बिना किसी ट्रायल के 2 साल की सजा सुना सकते हैं। बिना किसी ट्रायल मतलब वो गिल्टी है या नहीं, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम उसे 2 साल की सजा सुना सकते हैं, और कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा होगा तो हम उसे बंद करवा सकते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने लॉ पास किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी देख रही थी कि धीरे धीरे ये मूवमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा एक लॉ पास कर दिया। अब इससे तो इंडियंस को लगे हम कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते तो हमें तो कभी आजादी ही नहीं मिलेगी। तो इस वजह से इसे ब्लैक एक्ट कंसिडर किया। अब गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल के साथ ये मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने रेलवेज पर अटैक किया, यानी ब्रिटिशर्स की बनाई हुई सारी जितने भी उनकी बिल्डिंग्स थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ लाइंस, गवर्नमेंट की हर मशीनरी पर इन्होंने अटैक करा। फिर इसके बाद 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसे रुकवा दिया। अमृतसर के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया। ठीक है, तो ये इन रिस्पॉन्स किया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और जनरल डायर उस टाइम का मिलिट्री कमांडो था, तो उसने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब ये जो मार्शल लॉ इम्पोज करा उसने, ये 10 अप्रैल को करा था। अब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इसका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आराम से आएगा ये क्वेश्चन। तो व्हाट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल, जैसे हर साल एनुअल बैसाखी फेयर होता था, तो बहुत सारे विलेजर्स दूसरे एरियाज के भी वहां पर जाते थे। वो अमृतसर के सामने एक एरिया है जलियांवाला बाग। अब वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी चल रहा था, लोग आराम से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और साइड में बहुत सारे इनोसेंट चिल्ड्रन, विमेन, मैन, सब लोग बैसाखी का फेयर देखने आए थे। अब जनरल डायर ने क्या किया, वहां पर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट है, उसे ब्लॉक कर दिया, और भी कहीं से कोई जा सकता है उसे ब्लॉक करा। और फिर उसके बाद वहां पर ओपन फायरिंग कर दी उन सारे इंडिविजुअल्स पर, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग जो थे वहां पर एक वेल होता था उसके अंदर कूद गए, बहुत सारे लोगों को चोटें आई। अब इससे पूरे नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से बिल्कुल दुख का माहौल हो चुका था, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज के बहुत सारे लोग मर चुके थे, बिल्कुल कुछ पूरी फैमिलीज ही जा चुकी थी। नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बट जनरल डायर ने, मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था, जनरल डायर ने वहां पर अपना अटैक कर दिया। 2 विलेजेस थे, गुजरनवाला जो कि अब पाकिस्तान में पहुंच चुका है वो एरिया पार्टीशन के बाद, तो वहां पर भी बॉम्बिंग कर दी, और जो भी कुछ बोल रहा था उसको उन्होंने अपने मतलब नीज पे बेंड करवा दिया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। तो गांधी जी का फेथ तो बिल्कुल उठ चुका था इस सरकार से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, गांधी जी ने कहा कि अब हमें कोई ना कोई मूवमेंट तो जरूर लॉन्च करना पड़ेगा इस चीज के खिलाफ बोलने के लिए। ठीक है, अब गांधी जी ने फिर इसमें देखा कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम साथ नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी मूवमेंट लॉन्च नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स में जो ब्रिटिशर्स थे और एक्सिस पावर्स जो जर्मनी वाला एरिया वाली पावर्स थी, उसमें एक और कंट्री थी टर्की, जिसको अलाइड पावर्स ने हरा दिया था। तो अब टर्की को हराने के बाद टर्की जो थी, वहां का जो किंग था उसका नाम था खलीफा या कैलिफ, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा माना जाता है। तो अब वो हार चुका था, ब्रिटिशर्स ने उसकी पावर छीन ली थी उसे हराने के बाद। तो मुस्लिम पीपल ने ना क्या किया, मुस्लिम पीपल में 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये चाहते थे कि खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हो और खलीफा को उसकी पावर्स वापस मिल जाए, तो हमें ब्रिटिशर्स को इसके लिए फोर्स करना पड़ेगा, तो हम प्रोटेस्ट चलाते हैं इस चीज के लिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके साथ खिलाफत मूवमेंट भी होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए, खिलाफत मूवमेंट में खलीफा को उसकी पावर्स वापस दिलाने के लिए। तो ऐसे हिंदूज और मुस्लिम्स को वो साथ लेकर आना चाहते थे। ठीक है, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात, मतलब कांग्रेस का एक सेशन हुआ था सितंबर 1920 कैलकाटा में, जहां पर ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, इस मूवमेंट को लॉन्च कर दो। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, तो 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, और इस बुक के अंदर गांधी जी ने ये बोला कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो स्वराज अपने आप से हासिल हो जाएगा, अपना राज हमें अपने आप से मिल जाएगा। तो गांधी जी ने ये चीज बोली। तो फिर 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी बाहर से फॉरेन क्लोथ आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, उसे बॉयकॉट कर दो, उसको खरीदो ही मत, और जो भी कोई ऐसी शॉप
जो कि ऐसा सामान बेच रही है जो ब्रिटेन से आया है उसे पिकेट कर दो, यानी उसके आगे खड़े हो जाओ और वो चीज मत खरीदो। सो दैट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और कलकत्ता 1920 के सेशन में तो ये एक्सेप्ट किया था कि हम ये लॉन्च कर सकते हैं, बट दिसंबर 1920 में एक और सेशन हुआ नागपुर में जहां पर ये डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिशर्स इलेक्शन करवाएंगे ना, हम उस इलेक्शन में भी खड़े नहीं होंगे। ब्रिटिशर्स ने ना एक एक्ट पास किया था कि तुम इंडियंस भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, वोट मांग सकते हो, बट उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम हर तरीके से ही इनकी चीजों को बॉयकॉट करते हैं। अगर इन्होंने हमें कोई टाइटल दिया है तो उसको भी छोड़ देंगे, हर चीज बॉयकॉट करो। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हो चुका है जनवरी 1921 से। तो अब देखते हैं ये मूवमेंट कैसे कैसे फैला और कैसे ये मूवमेंट फेल भी हो चुका था। सबसे पहले ये मूवमेंट टाउन्स में शुरू हुआ, टाउन में, शहरों में फैला और फिर कंट्री साइड भी गया। शहरों में लोगों ने क्या किया, पहले इलेक्शंस बॉयकॉट करे। एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी मद्रास में। ये पार्टी सोशल का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पार्टी थी। तो इन्होंने कहा कि हमें तो हमेशा से ही ब्राह्मण लोगों ने इतना डिस्क्रिमिनेट किया है, हमें थोड़ी बहुत पावर अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद मिली है, तो हम इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं करेंगे। इनके अलावा सब लोगों ने इलेक्शंस बॉयकॉट कर दिए। फिर इसके बाद फॉरेन क्लोथ लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और खादी नाम का जो कपड़ा था, इंडियन क्लोथ, उसको परचेज करना सब लोगों ने शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जैसे जैसे मूवमेंट फैलने लग गया, लोग लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, बच्चों ने अपने स्कूल्स छोड़ दिए, जो ब्रिटिशर्स ऑपरेटेड स्कूल थे वो वाले स्कूल्स छोड़ दिए। बट अब अगर उन्होंने स्कूल छोड़ा है, लॉयर्स ने अपनी जॉब छोड़ी है, तो अब उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूशंस चाहिए ना, जहां पर जाकर वो अपनी जॉब करे। जो टीचर थे जो ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ाते थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, अब उन्हें इंडियन स्कूल्स चाहिए ना जहां पर जाकर वो पढ़ाएं। तो अब वो लोग अब इंडियन स्कूल्स इतने ज्यादा तो थे नहीं, तो ये मूवमेंट यहाँ पर फेल हो गया और लोगों ने दोबारा से अपने स्कूल्स और अपने ऑफिसेस जो थे वो ज्वाइन करने शुरू कर दिए, क्योंकि इनके सब्स्टिट्यूट में इंडियन भी तो होना चाहिए कि ब्रिटिश छोड़ के इंडियन ज्वाइन कर लो। इंडियन वाले स्कूल्स तो थे ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर ये मूवमेंट फेल हो गया। अब हम आते हैं मूवमेंट कंट्री साइड, यानी बहुत अलग अलग एरियाज में, कुछ गांव वाले एरियाज में कैसे फैला। तो अवध में सबसे पहले हम आते हैं अवध का केस। अवध में एक बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र को फिजी भेज दिया था, फिजी नाम के एरिया में, एक इंडेंचर्ड लेबर की तरह, कि वहां जाओ और काम करो, फ्री में हमें सर्विस दो। तो इतनी दूर भेज दिया लेबर की तरह काम करवाने के लिए उनसे, उन प्लांटेशन फार्म्स में। जब वो वापस आए तो वहां पर दिक्कत क्या थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, पीजेंट से बहुत सारा रेंट लेते थे जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जून 1921 में जब जवाहरलाल नेहरू अवध गए तो उन्होंने देखा इन पीजेंट्स की कंडीशन। तो इन्होंने एक औध किसान सभा लॉन्च करी, जिसमें इन्होंने कहा कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये अपना रेंट कम से कम करेंगे, क्योंकि पीजेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये जमींदारी सिस्टम चलता था बेसिकली ब्रिटिशर्स का, कि जमींदार बहुत सारा टैक्स उनसे कलेक्ट कर लिया करते थे, ओके। तो अब जब ये वाली सिचुएशन चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू ने इनके लिए हेल्प करी और किसान सभा लॉन्च करी। बट यहाँ के पीजेंट्स ने क्या करा, कुछ भी गलत करने के लिए, जैसे लैंडलॉर्ड्स के घरों को जाकर लूटना शुरू कर दिया और भी बहुत सारी गलत चीजें करते थे महात्मा गांधी के नाम पर, और ऐसी अफवाह फैला दी कि गांधी जी कह रहे हैं कि इन लोगों का लैंड छीन लो, इन लैंडलॉर्ड्स का लैंड ही छीन लो इनसे। तो फिर कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं करा, तो यहाँ पर अवध में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया। फिर इसके बाद ये मूवमेंट आया कि गुडेम हिल्स में, वहां पर ट्राइबल पीपल रहते थे और एक ट्राइबल पीपल में ही एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। वो गांधी जी का बहुत बड़ा डिसिपल था। वो कहता था लोगों को कि खादी के कपड़े पहनो, लिकर छोड़ दो, पर वो गांधी जी की एक चीज से अग्री नहीं करता था। गांधी जी कहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाओ, नॉन वायलेंस का यूज करो। वो कह रहा है जब तक वायलेंस नहीं यूज करेंगे ब्रिटिशर्स नहीं जाएंगे। तो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे ट्राइबल पीपल के, अपने सारे एनिमल्स को छोड़ देते थे, अटैक करो। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे अटैक्स ब्रिटिशर्स पर करे और 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया और मार दिया गया। और अल्लूरी सीताराम राजू कहते थे कि मैं बुलेट शॉट्स भी फेस कर सकता हूँ, मैं इनकारनेशन ऑफ गॉड यानी भगवान का एक रूप हूँ। ये जो गुडेम हिल्स थे, ये गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश थे, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में ऐसा था। फिर इसके बाद ये मूवमेंट गया आपका असम में। असम के प्लांटेशन फार्म्स होते थे जहां पर फार्मर्स को फोर्सफुली काम करवाया जाता था अपने घरों से दूर रहकर। लैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ 1859 में, जिसमें ये कहा था कि हमारी परमिशन के बिना ये जो वर्कर्स हैं, प्लांटेशन फार्मर्स हैं, ये लैंड को छोड़कर नहीं जा सकते। तो अब इन्हें बहुत अपनी फैमिली के पास जाना होता था, तो कई बार छुपके से भी जाते थे, तो ब्रिटिशर्स इन्हें पकड़ते थे और बहुत ब्रूटली मारते थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्हें लगा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया कि गांधी जी हमारा भी सपोर्ट करेंगे, और ये व्हाइट कलर की गांधीयन कैप्स लेकर निकल पड़ते थे, बट स्टिल इन्हें आधे रास्ते में ही रोक लिया जाता था और ब्रिटिशर्स बहुत पीटते थे फिर इनको।
1922 में एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ. सो व्हाट हैपेंड इन दिस इंसिडेंट वाज कि देयर वाज अ क्लैश बिटवीन पुलिसमैन एंड द पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिसमैन के साथ उनका क्लैश हुआ जिसमें 2 पुलिसमैन की डेथ हो गई, लोगों पर भी अटैक हुआ. तो गांधी जी ने कहा था मैं तो नॉन वायलेंस चाहता था ना, ये वायलेंस फैल रहा है. तो जो गोरखपुर में चौरी चौरा विलेज था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इन्होंने ये वाले इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से फरवरी 1922 में विड्रॉ कर लिया. अब जैसे ही ये वाला मूवमेंट खत्म हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी थी. एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने अलग से एक स्वराज पार्टी ही बाद में बना ली. सो दिस ग्रुप ऑफ पीपल सेड कि हमें इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ही ब्रिटिशर्स को अपोज करना चाहिए. ठीक है, सो दिस वाज व्हाट दे वांटेड. ओके, अब इस ग्रुप के लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू और CR दास. दूसरी तरफ कुछ लीडर्स थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो वो कहते थे कि नहीं, हम पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं किसी चीज में, हम क्यों उनके साथ कोऑपरेट ही करें. तो ऐसे करके 2 कैटेगरीज में हमारी पार्टी डिवाइड हो चुकी थी. तो स्वराज पार्टी वाले लोग अलग हो गए. अब इसके बाद इसी बीच 1928 में एक साइमन कमीशन लॉन्च करी ब्रिटिश गवर्नमेंट में. अब साइमन कमीशन जो थी, ये कमीशन सर जॉन साइमन के अंडर थी. सर जॉन साइमन ब्रिटेन से इंडिया आने वाले थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने के लिए. इसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाहते हैं बट इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, जिस वजह से लोगों ने इसे अपोज किया. और सर जॉन साइमन के आते ही ब्लैक कलर के बोर्ड्स लेकर खड़े हो गए, गो बैक साइमन. फिर इसी बीच लाला लाजपत राय की भी डेथ हो गई थी. और क्योंकि लाला लाजपत राय को पुलिस ने इतने ब्रूटली असॉल्ट करा था. उसी टाइम पर भगत सिंह भी वहीं पर प्रेजेंट थे. भगत सिंह ने और उनके साथ सुखदेव और उनके दूसरे पार्टनर्स थे और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. तो इन्होंने क्या करा था, लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था उसमें बॉम्ब लगा दिया था एक बारी. और ऐसे करके पार्लियामेंट में जाकर भी इन्होंने लोगों को मारने की कोशिश करी, जिसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया. 24 की एज में ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी थी. अब इसके बाद दिसंबर 1929 में जो हमारी दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल था जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आते थे, जो कहते थे कि हमें उनके साथ किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करना, इन्होंने पूर्ण स्वराज घोषित कर दी कि अब हमें नेक्स्ट 26 जनवरी 1930 तक पूरा राज अपना चाहिए. अब गांधी जी ने 1930 जनवरी 31 को क्या करा, एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को कि हमारी कुछ 11 डिमांड्स हैं, इन्हें पूरा करो. उन 11 डिमांड्स में एक डिमांड थी सॉल्ट लॉ को हटाओ. सॉल्ट लॉ मतलब टैक्स लगा दिया गया था सॉल्ट के ऊपर भी. सॉल्ट तो एक बेसिक नेसेसिटी है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर एक को चाहिए. तो गांधी जी ने कहा कि अगर आप ये हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे. अब तक हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था कि हम आपके साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहे. अब जो मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि यू हैव टू डिसओबे देम, उनके लॉस तोड़ने शुरू करो. गांधी जी का एक साबरमती आश्रम था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में. वहां से गांधी जी गए दांडी जो था दांडी तक. दांडी भी गुजरात में ही एक कोस्टल टाउन है जिसके आसपास पूरा सी था. तो गांधी जी 28 माइल्स चले 28 डेज के अंदर. अपने 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी वहां पर गए. बीच बीच में रुक के वो लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की इंपॉर्टेंस बताते थे. और वहां पहुंचकर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया, बॉईल करा वाटर को और सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर लिया अपने आप ही. इसी में ही एक आते हैं खान अब्दुल गफर खान, जो कि गांधी जी के बहुत अच्छे फॉलोअर थे. तो इनको अप्रैल 1930 में पेशावर में अरेस्ट कर लिया गया था और भी बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे. फिर इसके बाद यहाँ पर बताया है कि 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया और बहुत सारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉलो कर रहे थे. अब गांधी जी को इसी चक्कर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करना पड़ा. सो देयर वाज अ गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ 5 मार्च 1931 में, जिसमें गांधी जी ने अग्री किया कि ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देंगे पर आपने जितने लोग हमारे अरेस्ट किए हैं आप उन्हें छोड़ दो. तो गांधी जी से कहा कि आप एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी लंदन में, आप उसमें आओगे, आपको उसमें आना पड़ेगा क्योंकि उसमें हम कुछ इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे. गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी उसे बॉयकॉट किया था बट सेकंड में उन्हें जाना पड़ा गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग. बट जब गांधी जी वहां गए तो गांधी जी की बात कोई मानी नहीं गई. जो भी लॉज पास होने थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग ही करे. गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफर खान दोनों ही जेल में है. तो गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा. अब जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा तो किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. सबसे पहले तो जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था
उसमें रिच पीजेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था, बहुत सारे फंड्स भी कंट्रीब्यूट करे थे कांग्रेस के साथ। उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो है ना, अब ये रिच पीजेंट्स क्या, जब कांग्रेस ने इस मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया तो उन्हें लगा कि कांग्रेस तो हमारा सपोर्ट करने भी नहीं वाली है। तो और फिर जो हमारे कांग्रेस के कुछ यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके माइंड में सोशलिज्म की कुछ पॉलिसीज, कुछ आइडियाज आ रहे थे। सोशलिज्म हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि सारा लैंड इक्वल इक्वल सब में डिवाइड होना चाहिए। तो रिच पीजेंट्स को लगा कि रहने दो, सब कांग्रेस को सपोर्ट करना बेकार है, वो सोशलिज्म लेकर आ गए तो दिक्कत होगी। तो रिच पीजेंट्स ने दूसरी बार जब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ तो सपोर्ट नहीं किया, पहली बार में करा था। स्मॉल पीजेंट्स ने, जो लैंडलेस लेबरर्स या स्मॉल पीजेंट्स हैं, उन्होंने कांग्रेस को पहली बार तो सपोर्ट किया जब फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ था, बट जब दूसरी बार हुआ तो उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ना रिच पीजेंट्स पर ज्यादा ध्यान देती थी। इवन जब स्मॉल पीजेंट्स ने कहा ना कि रिच पीजेंट्स से कहो कि थोड़ा सा रेवेन्यू हमसे कम ले, तो कांग्रेस ने उनका सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर हम रिच पीजेंट्स के अगेंस्ट बोलेंगे तो वो हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि हमें फंड्स वहां से मिल रहे हैं। तो स्मॉल पीजेंट्स ने दूसरी बार कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस में। फिर इसके बाद आते हैं एक कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने ना, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं। इन्होंने अपने दो ग्रुप्स भी बनाए थे, एक था FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में, और 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। तो और यहाँ पर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लीडर्स थे, और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होने पर। बट सेकेंड टाइम इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं करा, क्योंकि इन्हें लगा कि वही सेम चीज कि कांग्रेस के लीडर्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो फेल हो रहे हैं। और गांधी जी ने जब पहली बार लॉन्च किया तो हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई थी और हमारे फंड्स वेस्ट हो गए थे। फिर इसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। सेकेंड टाइम इन्होंने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस रिच इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट नहीं बोलती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? जिनकी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अब ये वर्कर्स डिमांड करते थे वर्किंग कंडीशन अच्छी करो, हमारी वर्किंग आवर्स कम करो। कांग्रेस इन स्मॉल वर्कर्स का सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि ऐसे करते तो वो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट उनके अगेंस्ट हो जाते। तो फिर वर्कर्स ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दूसरी बार प्रॉपरली फेल हो चुका था, इसलिए दूसरी बार उसे पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। नेक्स्ट आता है विमेन। गांधी जी कहते थे कि विमेन की सैक्रेड ड्यूटी है कि वो नेशन को सर्व करें, तो विमेन ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सिर्फ इतना सा। फिर बताया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ना दो दिक्कतें और थी। पहली दिक्कत थी, मतलब दो लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशंस थी दलित पीपल कांग्रेस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। दलित पीपल के लीडर थे BR अम्बेडकर। वो कहते थे कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं हमेशा इन्हीं की ही बात मानी गई है, और कितना सेग्रीगेशन पॉलिसीज बेचारे जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उनके साथ फॉलो की जाती थी। तो गांधी जी ने भी अनटचेबिलिटी वाली चीज कही कि ये लोग हरिजन हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब क्या हुआ, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो वहां पर BR अम्बेडकर भी गए थे, और उन्होंने कहा कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ दलित पीपल ही वोट देंगे और दलित लीडर ही बनेगा। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कंट्री और डिवाइड हो जाएगी, और मैं तो साथ लाना चाहता हूँ। तो इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। गांधी जी धरने पे बैठ गए कि मैं फास्ट पे बैठ रहा हूँ जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती। फिर BR अम्बेडकर ने उनकी बात मानी, और फिर रिजर्वेशन की एक नई पॉलिसी निकाली कि हम क्या करेंगे, कुछ सीट्स रिजर्व कर देंगे कि इस एरिया में दलित लीडर आएगा, बट जो भी फॉलोअर्स वहां पर, ऐसा कुछ हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनाएंगे, बट आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, जॉब्स में और इलेक्शन के टाइम पर भी। सो ये यहाँ पर थी पहली लिमिटेशन। फिर इसके बाद एक चीज और याद रखने की 1930 में एक डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन भी BR अम्बेडकर ने बनाई थी। फिर इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो फेस करी थी, लिमिटेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, वो थी मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, और उसमें थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने कहा हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। फिर एक हिंदू पार्टी थी हमारी, हिंदू महासभा। तो उसके लीडर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही रिजर्वेशन ना ही सेपरेट इलेक्टोरेट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो MR जयकर जो हिंदू महासभा के लीडर थे, जब उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट बोला कि हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हारा, तो जिन्ना ने कहा कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। जिसके बाद इंडिया का पार्टीशन जो था, ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इतना फेवर करते थे, तो हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ। एक क्विट इंडिया मूवमेंट साथ साथ लॉन्च हो गया 1942 में, जिसमें गांधी जी ने कहा डू और डाई। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिया को आजादी मिल गई, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, जिसमें पार्टीशन भी हो, तो इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बन गई।
फिर आता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें ना आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें फैक्ट्स याद रखने हैं कि कौन कौन सी बुक किसने लिखी, इससे लोगों के अंदर वो फीलिंग जनरेट हो दैट वी बिलोंग टू दिस नेशन और ये हमारी कंट्री है। सो ये वाला चैप्टर फिनिश। ओके, सो नेक्स्ट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक पिक्चर के साथ। ये जो पिक्चर है इसके आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सॉर्यू। 1848 में ये पिक्चर बनाई थी। इस पिक्चर में उन्होंने डिपिक्ट किया था अपना ड्रीम, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उनका ये ड्रीम था कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ जाए और हर एक कंट्री एक रिपब्लिक बन जाए। तो पहले क्या सिस्टम चलता था, हम इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देखकर चलेंगे। सपोज हम यहाँ पर देखेंगे देयर आर डिफरेंट रीजन्स। इन अलग अलग रीजन्स में ना अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। सो कोई भी किंग क्या करता था, सपोज देयर इज अ किंग, मैं एक किंग हूं, मैंने क्या करा, गई और लड़ाई लड़ी, आई फॉट द वॉर और इस वाले एरिया पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो थोड़े से इटालियंस मेरे एरिया में आ गए, ठीक है, थोड़े से जर्मन इस एरिया में आ गए, थोड़े से रशियन इस एरिया में आ गए, थोड़े से इंग्लैंड इस एरिया में आ गए। अब लोगों को नहीं पता था कि हमारा कल्चर कौन सा है, उनको सिर्फ इतना पता था कि ये वाला किंग हम पर रूल कर रहा है। उन्हें अपनी कंट्री, अपने कस्टम, अपने रिलीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। लोग अलग अलग राजाओं की वजह से बट जाते थे। इस टाइप की स्टेट को बोलते थे मॉडर्न स्टेट। पर फ्रेडरिक सॉर्यू का ये ड्रीम था कि इटालियंस इटली नाम के देश में रहे, जर्मन्स अपने जर्मनी नाम के देश में रहे, तो अलग अलग तरीके से कंट्रीज डिवाइड हो जाए और एक नेशन स्टेट बन जाए। तो ये ड्रीम उन्होंने दिखाया। इस ड्रीम में उन्होंने दिखाया कि बहुत सारी कंट्रीज अपने नेशनल फ्लैग, अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रही हैं, यानी आजादी अचीव कर रही हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सबसे पहला नेशनलिज्म जो था वो कहां पर आया था? फ्रांस में आया था। तो सबसे पहले 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रांस में फ्रेंच कंट्री तीन कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करती थी। सबसे पहले आते थे क्लर्जी, फिर आते थे नोबल्स और फिर आते थे थर्ड स्टेट यानी कि जो वर्किंग क्लास हुआ करती थी। ठीक है, सो देयर वर द 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल और वर्किंग क्लास को ही सारा टैक्स पे करना पड़ता था, वर्किंग क्लास को ही सारा बर्डन दिया हुआ था। तो लुइस 16 वहां का जो किंग था उसको हराया लोगों ने। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर क्या क्या चीजें आई? ला पात्रे, ले सिटोयन, ऐसे आइडियाज आए कि हम सिटीजन है इस देश के और ये हमारा फादरलैंड है। और फिर इसके बाद ये आया कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट होगा हर जगह। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का मतलब क्या था? फ्रांस के ही अलग अलग एरिया में, सपोज दिस इज अ स्केल, 1 सेंटीमीटर किसी एरिया में इतना होता था, किसी एरिया में 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना होता था, कहीं पर 1 सेंटीमीटर इतना है। तो अब उस हिसाब से कॉस्ट भी सामान की अलग अलग लगती थी क्योंकि वेट्स और मेजरमेंट का तरीका ही अलग है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट लेकर आओ, ये जो बर्थ के बेसिस पर राइट्स और प्रिविलेजेस हैं इन्हें एबॉलिश करो, सारा टैक्स हम पे नहीं करेंगे, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे फ्रेंच को एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर दिया गया। सो दिस वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसमें लोगों के अंदर ये फीलिंग आई दैट दिस इज आवर कंट्री। और ऐसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज फिर पूरे यूरोप में ही फैलने लग गए। ओके, फिर इसके बाद फ्रांस में आता है नेपोलियन। 1804 में फ्रांस में नेपोलियन आया जिसने सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा कि बर्थ राइट्स खत्म करो। उसने पीजेंट्स को जो भी फ्री में काम करना पड़ता था ना, अगर उन्होंने किसी से सपोज लोन लिया है तो उन्हें लोन रीपे करने की जगह वो लोन रीपे नहीं कर पाते थे तो उन्हें फ्री में उनके फार्म्स में काम करना पड़ता था। सर्फडम और ये जो प्रिविलेजेस होते थे बर्थ के बेसिस पर, ये सब उसने एबॉलिश कर दिए। सो यू विल से दैट ही वाज अ गुड पर्सन। बट फिर धीरे धीरे करके वो सेंसरशिप लॉज भी लेकर आ गया कि मेरे खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। उसने टैक्सेस बढ़ा दिए और अलग अलग यूरोप के अलग अलग एरियाज में जाकर वो अटैक करता था, जिससे यूरोपियन कंट्रीज, बाकी की यूरोपियन किंग्स जो थे वो उसके अगेंस्ट हो चुके थे। फिर क्या होता है, 1815 में वाटरलू में कुछ कंजर्वेटिव्स थे जिन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, यानी कि नेपोलियन ने यूरोप के अलग अलग एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लिया और नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस कर दिया। पर 1815 में कंजर्वेटिव्स एक ग्रुप था। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई भी चेंज ना आए, किंग को रिस्पेक्ट मिले, क्लर्जी को रिस्पेक्ट मिले और टैक्स जो है वो सिर्फ लो कास्ट के लोग पे करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स ने 1815 में नेपोलियन को हरा दिया। अब जब उसने इन लोगों ने नेपोलियन को हराया तो नेपोलियन के टाइम पर जो भी चेंजेस थे उन्होंने उसे रिवर्स बैक कर दिया। अब कौन कौन सी कंट्रीज थी जो कंजर्वेटिव्स में आती थी? तो कंजर्वेटिव्स में कौन कौन सी कंट्रीज ने नेपोलियन को हराया था? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया।
ठीक है। और किसके अंडर थे ये, मतलब ये पावर्स ये किसके अंडर थे, ड्यूक मेटरनिक की आर्मी के अंडर इन्होंने नेपोलियन को डिफीट कर दिया। अब एक ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई 1815 में, क्योंकि नेपोलियन अब हार चुका था। अब इस ट्रीटी ऑफ वेना के अकॉर्डिंग फ्रांस में जो बर्बन किंग्स होते थे, लुइस 16 वाले किंग थे, वो दोबारा से वापस आ चुके थे। फ्रांस के आसपास अलग अलग टेरिटरीज बना दी कि कोई अब फ्रांस दोबारा से एक्सपैंड ना हो सके, जैसे नेपोलियन ने एक्सपैंड कर दिया था फ्रांस को, वो नहीं होगा। फिर इसके बाद नेदरलैंड्स को नॉर्थ में स्टैब्लिश कर दिया, और पिएडमोंट साउथ में पिएडमोंट नाम का कॉन्टिनेंट था, नाम का एरिया था, उसके अंदर जिनुआ नाम की कंट्री भी ऐड कर दी। फिर इसके बाद बताया है कि रशिया को पोलैंड का थोड़ा सा पार्ट मिल गया, और प्रशिया को सेक्सोनी नाम के एरिया का थोड़ा सा पोर्शन मिल गया। सो दीज ऑल वर द थिंग्स जो कि ट्रीटी ऑफ वेना के अंडर हुई थी। फिर इसके बाद कंजर्वेटिव्स आ चुके थे पूरे यूरोप में, दोबारा से वही सेम रूल आ गया जो पहले चलता था, तो सब कुछ मेहनत ऐसा लग रहा था वेस्ट हो चुकी है। जो भी नए नए रिवोल्यूशन थे वो रिवर्स बैक हो गए थे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन सोसाइटी में दो कैटेगरीज में लोग थे। एक तो एरिस्टोक्रेट्स जो अमीर लोग थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और उनकी मतलब एक दूसरे से वो कनेक्टेड कैसे थे, विद द टाइप्स ऑफ मैरिज, कि अमीर अमीर में ही शादी करता है। फिर एक थे पुअर पीजेंट्स, और उसी बीच एक नई कैटेगरी आई जिसका नाम था मिडिल क्लास। ये सारे एजुकेटेड बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और ये थर्ड स्टेट में से ही एजुकेशन रिसीव करके, ये थर्ड स्टेट में से ही कुछ लोग थे जिन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया था। अब इसके बाद कुछ रिवोल्यूशनरीज आए। तो एक रिवोल्यूशनरी है जिसका नाम आपको याद रखना है, गुसिपी मजीने। ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था जो चाहता था कि इटली नाम का भी एक अलग सा देश बन जाए। इसका ये जिनोआ नाम की जगह में 1807 में इसका बर्थ हुआ था, और 24 ईयर की एज में इसे देश से बाहर निकाल दिया था। व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ 1831, जब इसे देश से बाहर निकाल दिया, ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल। इसने मर्सिलीज में यंग इटली नाम की सोसाइटी और बर्ने में यंग यूरोप नाम की सोसाइटी भी स्टैब्लिश करी थी, और ये अंडरग्राउंड जाकर इसने बहुत सारे रिवोल्यूशंस कंडक्ट करवाए कि ब्रिटिशर्स इस देश ये जो कंजर्वेटिज्म है ये सब खत्म हो जाए और नया चेंज आए सोसाइटी के अंदर। इसके बाद लिबरलिज्म नाम की एक टर्म हम समझेंगे। लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है? लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, फ्री होना। तो लोग चाहते थे 3 तरीके के लिबरलिज्म। सबसे पहला वो चाहते थे पॉलिटिकली उन्हें लिबरलिज्म मिले, यानी कि वोटिंग राइट सबको मिले। सिर्फ प्रॉपर्टी वाले मेन को ही वोटिंग राइट्स मिलती थी, तो विमेन और नॉन प्रॉपर्टी मेन भी वोटिंग राइट्स चाहते थे। फिर वो चाहते थे कि उन्हें सोशली भी लिबर्टी मिले, यानी कि सब इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, सबको इक्वल राइट्स ही मिले, प्रिविलेजेस हट जाएं जो कि बर्थ के बेसिस पर मिलती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो इकोनॉमिक स्फीयर में भी लिबर्टी चाहते थे। होता क्या था कि एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर आपको अपना सामान भिजवाना है तो हर एक एरिया में टैक्स होता था। आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में इतनी बार टैक्स पे करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। तो प्रशिया के किंग ने ज़ोल्वेरेन नाम की एक ज़ोल्वेरेन या कस्टम यूनियन बनाई, जिसमें इन्होंने कहा कि जो कस्टम बैरियर्स हैं या जो ट्रेड बैरियर्स हैं इन्हें रिमूव करो। तो पहले 30 से भी ज्यादा होती थी, फिर ये इन्होंने रिमूव करके 2 ट्रेड बैरियर्स कर दिए, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स भी लेकर आ गए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एज ऑफ रिवोल्यूशन की। 1830 से 1848 के बीच में रिवोल्यूशन हुए पूरे यूरोप में। सबसे पहले हम आते हैं फ्रांस में रिवोल्यूशन होने वाला, जुलाई रिवोल्यूशन 1830 में, जिसमें लिबरल्स ने वहां का जो किंग था लुइस फिलिप, जो वापस आ गया था 1815 की पॉलिसी के बाद, तो उस किंग को ओवरथ्रो कर दिया, और वहां पर फ्रांस में दोबारा से लिबर्टी आ गई। ग्रीक में क्या हुआ? ग्रीस में क्या होता है, वहां पर एक ओटोमन एम्पायर था, यानी एक मुस्लिम किंग था जो रूल कर रहा था। तो अब ग्रीस को सपोर्ट मिला इंग्लैंड से और भी बहुत सारी कंट्रीज से, ग्रीक कल्चर वापस आ जाए वहां पर। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। एक इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बायरन, जिसने इनका सपोर्ट किया था, बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, और वो वॉर के टाइम पे वो बीमार हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया है कि 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिसमें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई और ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर हुआ। ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद रोमांटिसिज्म आ गया यूरोप में, कि एक ऐसे रोमांटिसिज्म में मतलब अपने कल्चर को ही प्रमोट किया जाता था, बुक्स लिखी जाती थी, पिक्चर्स बनाई जाती थी। ऐसी एक पिक्चर है आपकी बुक में, यूजीन डेलाक्रॉइक्स ने बनाई थी 1824 में, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे टर्क्स ने एक ग्रीक्स पर अटैक किया था। तो मतलब ग्रीक्स के अंदर ये फीलिंग जनरेट करने के लिए कि आपको लड़ाई लड़नी है और इनके अगेंस्ट बोलना है। फिर इसके बाद बताया कि एक जोहान गॉटफ्रेड हर्डर थे, जिन्होंने जर्मन कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की और भी बहुत सारे फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री लिखी। फिर इसमें बताया है, हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव्स ने
पोलैंड को रशिया का पार्ट बना दिया। वहां पर रशियन लैंग्वेज को ही प्रमोट किया जाता था। बट बहुत सारे ऐसे चर्चेस थे जहां पर क्लर्जी के लोग क्या करते थे, जो चर्च वाले लोग थे वो पोलिश लैंग्वेज में ही अपनी प्रीचिंग्स दिया करते थे। पोलिश लैंग्वेज में ही वो डांस, म्यूजिक्स और भी बहुत सारी चीजें लेकर आए। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया और उन लोगों को इवन जेल में भी डाल दिया जाता था और देश से भी निकाल दिया जाता था कि रशियन बोलो। बट उन्होंने अपनी लैंग्वेज का यूज करके ये फीलिंग जनरेटेड रखी पोलिश पीपल के अंदर कि हमें लड़ना है और हमें अपना एक अलग देश बनाना है। फिर इसके बाद 1830 में हंगर बढ़ गया, हार्डशिप्स बढ़ गई लोगों के अंदर, पूरे यूरोप में बिल्कुल खाना नहीं था लोगों के पास, कुछ भी नहीं था, उन्हें टैक्सेस पे करने थे। अब इन सारे के सारे रिवॉल्यूशंस के बाद 1848 तक जब बिल्कुल हंगर फैल चुका था और यूरोप के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि ये किंग उन पर तो बिल्कुल ध्यान देते नहीं थे, इतने सारे टैक्सेस पे करने थे, कंजर्वेटिव्स दोबारा आ चुके थे। तो अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जर्मन एरियाज में, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और एजुकेटेड पीपल, ये सब के सब लोगों ने 1848 को सेंट पॉल, चर्च ऑफ सेंट पॉल गए, वहां तक एक प्रोसेशन निकाला और ये डिसाइड किया कि अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हमें हमारी राइट्स चाहिए। तो अब लोगों को अपनी राइट्स के बारे में भी पता लग चुका है। फिर इसके बाद एक फ्रेडरिक विल्हेम फोर किंग ऑफ प्रशिया थे और उनसे इस चीज की डिमांड करी। बट किंग ऑफ प्रशिया ने बाकी के अलग अलग एरियाज के किंग को बुलाकर इनका मूवमेंट जो था बंद करवाने की कोशिश करी। बट उन्होंने देखा कि ऐसा कोई मूवमेंट तो बन नहीं सकता। तो चर्च ऑफ सेंट पॉल, जहां पर सब लोग इकट्ठे थे, वहां पर ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है, हम तुम्हें थोड़ी सी राइट्स दे देंगे, कंजर्वेटिज्म तो नहीं हटेगा, किंग्स तो किंग वहीं के वहीं रहेंगे, बट आपको हम थोड़ी बहुत राइट्स दे देंगे। हंगेरियंस की राइट्स बढ़ा दी हैब्सबर्ग रूलर्स ने, और भी बहुत सारे इन्होंने थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश करी कि थोड़े टाइम के लिए ये लोग शांत हो जाएं। अब ये आपको समझ आ चुका है कैसे नेशनलिज्म यूरोप में हुआ। अब इसके बाद जर्मनी, इटली और ब्रिटेन अलग अलग देश कैसे बने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। कि फ्रांस को तो अपना लिबरलिज्म मिल चुका है, बट ये देश कैसे अलग अलग देश बने। मैंने बताया था ना, जैसे ये जर्मन से, यहाँ ये पूरा जर्मन से, यहाँ पर कोई किंग रूल कर रहा है, यहाँ पर कोई किंग, यहाँ पर कोई किंग, यहाँ पर कोई किंग। तो हमें इन सारे किंग से आजाद होकर एक नया देश बनाना है जर्मनी को। अब उसी टाइम प्रशिया का एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क मतलब प्रशिया भी जर्मनी का ही पार्ट है। तो प्रशिया, एक किंग ने कहा कि एक काम करते हैं, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए मैं इन सारे किंग्स को हरा दूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वहां का चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयां लड़ी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के अगेंस्ट, और इन तीनों वॉर्स में उसने ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क को हरा दिया। 7 साल तक ये लड़ाइयां लड़ी। फिर इसके बाद जब प्रशिया जीत गया इन लड़ाइयों को, तो किंग विलियम वन एक नया किंग बनाया। इन्होंने कहा कि अभी हम एकदम से डेमोक्रेसी नहीं ला रहे, मोनार्की तो अभी रखते हैं इस टाइम के लिए, बट अब हमें जर्मनी, एक नेशन तो ऑब्वियसली मिल चुका है ना, हमें पता है हमारा कल्चर क्या है। तो ऐसे करके जर्मनी एक फ्री नेशन बन चुका था। फिर हॉल ऑफ मिरर्स में कैसर विलियम वन को प्रशिया का किंग डिक्लेयर, जो प्रशिया का किंग था उसे जर्मन एम्पायर का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। अब इटली कैसे एक सिंगल नेशन बना, तो इटली ना 7 अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड था। उसमें से जैसे इटली 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग किंग रूल कर रहे हैं। अब एक किंग ऐसा था, एक एरिया ऐसा था सर्दिनिया पेडमोंट, जहां पर इटालियन किंग था। तो अब लोग इटालियन किंग के पास गए कि इन सबको हराओ और पूरे इटली को अपने कब्जे में कर लो। ठीक है। फिर इसके बाद किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड था वो किंग जो मैंने आपको नाम बताया। तो उसने क्या करा, 1831 और 1848 के बीच में बहुत सारी रेवोल्यूशंस करे, अपराइजिंग करी। एक चीफ मिनिस्टर था केवर, तो इवन उसको भी इटालियन नहीं आती थी, उसको भी फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, बट उसे ये बोला गया था कि यू हैव टू फाइट फॉर इटली। फिर इसके बाद कैवर को गुसिपी गरिबल्दी ने भी ज्वाइन कर लिया और इन्होंने लड़ाई लड़ी। 1860 में इन्होंने साउथ इटली को अपने कब्जे में कर लिया, सर्दर्न वाला पार्ट। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था, यहाँ पर भी इटालियंस रहते थे, तो इसको भी छुड़वाया। ऐसे करके 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर लिया, जहां जहां पर इटली वाला पार्ट ले सकते थे वो। फिर इसके बाद वहां पे अभी भी लोगों को नहीं पता इटालियंस को कि उनकी लैंग्वेज क्या है। उन्हें लगता था ला इटालिया का मतलब है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ। बट क्योंकि उन्हें अपने कल्चर के बारे में क्यों नहीं पता था, क्योंकि उन्हें इतना पता था कि किंग हम पे रूल कर रहा है। तो नेशन स्टेट तभी तो बनाई, नेशन स्टेट का कंसेप्ट तभी तो आया। फिर इसके बाद हम आते हैं ब्रिटेन एक कंट्री कैसे बना। ब्रिटेन जो रीजन था ना, वहां पर 4 तरीके के लोग रहते थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश।
सबसे पहले तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट बनाया गया, जिसमें इंग्लिश पीपल जो थे सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते थे। फिर इसके बाद इंग्लैंड तो एक कंट्री बन गया वहां पर, ठीक है। अब इंग्लैंड एक इंग्लिश पीपल, स्कॉटिश, आयरिश और वेल्श 4 पीपल है वहां पर। अब इंग्लिश पीपल जो थे उन्होंने अपना रूल तो एस्टैब्लिश कर दिया, इनके पास ज्यादा पावर्स हुआ करती थी। फिर इसके बाद बताया कि 1707 में इन्होंने एक एक्ट ऑफ यूनियन पास करा, जिसमें इन्होंने कहा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक ही कंट्री माने जाएंगे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक साथ कर दो। पर ज्यादा से ज्यादा पावर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इस ट्रिक के साथ बनाया इंग्लिश पीपल ने कि ज्यादा से ज्यादा पावर इंग्लिश के पास रहे। तो स्कॉटिश पीपल का कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका था, उनकी सारी मतलब जो भी पावर्स थी वो सारी हट चुकी थी, उनकी नेशनल ड्रेस, उनकी ड्रेस सब कुछ फोरबिड कर दिया और सिर्फ इंग्लिश पीपल की ही पावर मानी जाती थी। तो अब ऐसे करने के बाद इन्होंने क्या करा था, बेसिकली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक साथ करके किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना दिया था। फिर इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाने के बाद इन्होंने वेल्श पीपल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया धीरे धीरे करके। और इसके बाद जैसे आयरिश पीपल जो थे ना, ये जो क्रिश्चियन लोग थे ये 2 कैटेगरीज में बटे हुए थे, एक थे प्रोटेस्टेंट्स और एक थे कैथोलिक्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जो था वो कैथोलिक्स को दिया। अब कैथोलिक जो थे वो अपने ही देखो आयरलैंड जो था वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड था। अभी जो इंग्लैंड वाले लोग थे ये कैथोलिक्स को सपोर्ट करते थे और कहते थे प्रोटेस्टेंट्स को हराओ, जैसे इंडिया में वो करते थे डिवाइड एंड रूल। अब वो प्रोटेस्टेंट्स को हराते रहते थे, धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्टेंट्स पर रूल करते करते कैथोलिक्स को भी अपने कब्जे में कर लिया और ये ग्रेट ब्रिटेन नाम का देश बन गया, जहां पर मेन रूल इंग्लैंड का होता है। इनका जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबल किंग और नेशनल फ्लैग है यूनियन जैक, और इंग्लिश लैंग्वेज ही मेन लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। तो ऐसे करके किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। जैसे इंडिया को हम भारत माता की तरह विजुअलाइज करते हैं, वैसे ही फ्रांस में मेरियाने नाम की पोस्टेज स्टैंप है, तो उसको सिंबलाइज करते हैं कंट्री के लिए। जर्मनी में जर्मेनिया नाम से कंट्री को सिंबलाइज किया जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इसका मतलब है कि इंपीरियलिज्म, जैसे ही यूरोप में पावर्स जो थी इनके पास बढ़ गई, अलग अलग एरियाज में जाकर अलग अलग कंट्रीज पर कंट्रोल करते थे। जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, इंडिया पर रूल किया, बट इंपीरियलिज्म की पॉलिसी स्टार्ट हुई, इन कंट्रीज ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए जैसे इंडिया में। तो ऐसे करके इन्हें उन देशों से भी बाहर निकल के भागना पड़ा। सो दीज वर द 2 चैप्टर्स। मैंने डिटेल में नहीं समझाया, डिटेल्ड वीडियोज आपकी ऑलरेडी हैं, बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपकी रिविजन अच्छे से हो गई होगी। So all the best for your board exams. Thank you so much.